हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग शब्दावली की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ शब्द देखे थे जो भी हमारे लेखांकन से जुड़े हुए थे। 5 शब्द हम लोग देख चुके थे। उसी के आगे कंटिन्यूएशन में बहुत आसान है। ये पूरा बोर्ड भरा है, इसको एक साथ मत देखना, इसलिए मैं कहीं बोर्ड पर लिखता नहीं हूं, लेकिन आज मैंने लिख दिया है। एक एक करके हम लोग बात करेंगे, सिर्फ उतने को फोकस करके देखना है। तो अगला शब्द आता है हमारा क्या, विक्रय। बहुत आसान है। जब बेचा गया ना, तो बेचने के बाद से हमें कुछ पैसा मिल जाता है। तो क्या बेचते हैं हम लोग, जो भी कंपनी कोई वस्तु बना रही है या कोई सेवा बना रही है। सेवा बना रही है मतलब जैसे सेवा कैसी हो सकती है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन है। जैसे मान लीजिए आपने मुझे सामान दिया, मेरा काम है आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना, ठीक है। उसके बदले आप मुझे पैसे दोगे। तो मैंने आपको कोई वस्तु नहीं बेची, मैंने आपको एक सेवा बेची कि मैं आपका सामान यहां से उठा करके दूसरी जगह तक पहुंचा दूंगा। तो चाहे आप वस्तु बेचो चाहे सेवा बेचो, उससे जो भी आपको आगम मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आगम, उसको हम लोग बोल देते हैं विक्रय। और आगम का मतलब क्या है, रेवेन्यू। अब आगम और लाभ में अंतर है, ठीक है। आगम का मतलब है कि आपकी टोटल बिक्री कितनी हुई। आपके मान लीजिए जूते चप्पल की दुकान है, तो आपने सामान बेचना स्टार्ट किया, दिन भर आपने सामान बेचा, तो आपका मान लीजिए 5,000 रुपए का सामान बिक गया। लेकिन 5,000 रुपए में बहुत सारी लागत भी तो आई थी। जो आपने सामान खरीदा था, आपके यहाँ बिजली का खर्चा है, हो सकता है आपने कुछ लोगों को दुकान पे रखा हुआ है, उनको भी पैसे देने हैं। तो वो जो खर्चा आ रहा है, जब आप उसको हटा दोगे तब आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। उसकी बात हम लोग आगे करेंगे, लेकिन आप समझ लिए आगम मतलब रेवेन्यू, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। और ये सारे जो बेसिक इंग्लिश के वर्ड्स भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत बार इस तरह से ही हम लोग यूज करते हैं लेखांकन में, ठीक है। तो सेल्स हो गई। अब सेल्स में दो चीजें, एक समझिए, सेल्स सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आपको पैसा मिला तभी आप उसको सेल्स मानेंगे। आपने जूते दे दिए किसी को, और आपका कोई पड़ोसी है या कोई भी है, उसने बोला कि 2 दिन बाद पैसे वापस करेगा, तो वो भी हम लोग उसको विक्रय में गिनेंगे, ठीक। ऐसा नहीं कि जब पैसा आ रहा होगा तब गिनेंगे, क्योंकि आपने सामान दे दिया, जो आपको करना था वो आपने कर दिया है, तो आपने कमा लिया है। क्या कर लिया है, देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमिक्स में, लेखांकन से भी जुड़ा हुआ है। एक चीज होती है अर्न मतलब आपने कमा लिया है। एक होता है रियलाइजेशन, कि आपको समझ में आ गया है कि आपने उस कमाई को रियलाइज कर लिया है, महसूस कर लिया है। मतलब क्या हुआ, मुझे मेरी जूते चप्पल की दुकान है, मैंने जूते बेचे, तो जब मैंने जूते बेच दिए, भले ही मुझे उधार मिला, उधार मैंने कर दिया है कि ठीक है आप मुझे उधार बाद में पैसे दे देना, तो मैंने कमा तो लिया है, आप समझ रहे हैं। तो मेरी अर्निंग हो गई है, अर्न हो गया है, लेकिन रियलाइज नहीं हुआ। क्यों, रियलाइज तब होगा जब मुझे पैसे मिल जाएंगे, समझ रहे हैं। तो अर्न अगर आपने कर लिया है, उस चीज को भी हम लोग विक्रय में काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं। रियलाइजेशन हो चाहे ना हो, वो उधार पर रहे चाहे ना रहे, ठीक। अगली बात आ जाती है आगम, इसी से जुड़ा हुआ था। तो ये आगम क्या होता है, जो भी आपको पैसा मिल रहा है, जो आपको पैसा मिलना चाहिए उसके बदले में, वो आपका हो जाता है रेवेन्यू, ठीक है, कुल पैसा। तो विक्रय आमदनी, अब आपने 5,000 रुपए की टोटल बिक्री की, सब सामान बेचा 5,000 रुपए का, लेकिन उसमें फायदा तो 400 रुपए का ही हो सकता है, क्योंकि बाकी आप सारे खर्चे हटा दोगे। तो जो कुल पैसा आया 5,000 रुपए, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। अच्छा, अब हम लोग सिर्फ एक दुकान की बात तो करते नहीं है, अलग अलग तरह के बिजनेसेस हैं, अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स हैं, लोग अलग अलग तरह के हैं, और उन सारे लोगों के लिए लेखांकन की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं। क्या होती हैं, बहुत सारी मदें होती हैं जहां से पैसा आ सकता है। क्या क्या हो सकता है, कमीशन है, किसी का काम है कि मैं आपको ये काम करा दूंगा तो मेरा इसमें 10% कमीशन बनता है, ठीक है। एक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हुए थे, आसिफ अली जरदारी, जेल में रहे या कुछ, मुझे एग्जैक्टली भी ध्यान नहीं है उनका, कुछ तो उनके ऊपर केस, करप्शन केसेस बहुत सारे चल रहे थे। तो उनको बोला जाता था मिस्टर 15%, क्योंकि जितना भी पाकिस्तान में काम हो रहा है, जो उनके देखरेख में हो रहा है, उसमें 15% वो अकेले खा लिया करते थे। तो इतने भ्रष्ट नेता भी हुआ करते, तो पाकिस्तान के उन नेता को बोला जाता था मिस्टर 15%। क्यों, क्योंकि उनका 15% क्या रहता था, कमीशन रहता था। तो ये वही कमीशन टाइप की चीज है, ठीक है। फिर लाभांश, लाभांश का मतलब होता है डिविडेंड बोलते हैं हम लोग। लाभांश मतलब किसी कंपनी को फायदा हुआ, और कंपनी को जो फायदा हुआ वो अपने अपने मालिक, जो भी कंपनी के मालिक है, उनमें कुछ कुछ वो फायदा बांट दे रही है, तो लाभ का अंश मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं लाभांश। ब्याज है, आपने किसी को पैसा दे रखा है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस पर भी जो आपको आमदनी हो रही है वो भी क्या होगा, आपके लिए रेवेन्यू हो गया। और ऐसे ही रॉयल्टी है। रॉयल्टी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई लेखक है, उस लेखक ने किताब लिखी, और किताब को छापने का काम तो पब्लिशर का होता है ना, बहुत सारे पब्लिश हाउसेस होते हैं। तो आपकी किताब किसी पब्लिशर ने छाप दी, अब वो किताब की बहुत बिक्री हो रही है, तो हर किताब की बिक्री पर जो लेखक होता है उसको कुछ परसेंटेज मिलता है, कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट बन जाता है। 200 रुपए की किताब है तो 30 रुपए रॉयल्टी मिल रही है। तो वो रॉयल्टी का मतलब हुआ जो लेखक या इस तरह का काम करने वाले को जो पैसा मिल रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी। तो ये बात सिर्फ ये बताने का मतलब है कि रेवेन्यू की बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ
आपने जो सामान बेचा उससे आ जाएगा, जो सेवा बेची उससे आ जाएगा, आएगा सामान और सेवा से ही, लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं, उसके रूप अलग अलग हैं। ठीक, अब क्या हुआ, अगला आ जाता है व्यय और फिर उसका आता है खर्च। देखो ये दोनों काफी मिलते जुलते हैं और दोनों में कई बार हम लोग एक दूसरे की तरह भी यूज कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंस है क्लैरिटी के लिए वो आप समझने की कोशिश करिएगा। व्यय एक्सपेंसेस, व्यय को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस और खर्च को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक, अब एक्सपेंस की जो सबसे पहली चीज है व्यय की, वो एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष मतलब अपने यहां पर 1 अप्रैल से लेकर के हम लोग 31 मार्च तक मानते हैं, उसमें आपने जो आगम आपको कमानी थी, क्या कमाना था, आगम, आगम मतलब रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कमाने के लिए जो कुछ भी खर्च किया है आपने एक लेखा वर्ष में, उसको हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। देखिए क्या बोला मैंने, एक लेखा वर्ष में, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, आगम अर्जित करने की प्रक्रिया में आने वाली लागत, कॉस्ट है, खर्चा हो रहा है। अब क्या क्या खर्चे होंगे, बहुत सारे खर्चे होंगे। जैसे आपने वही जूते चप्पल की दुकान पर फिर से जाते हैं तो आपने कुछ लोगों को नौकरी पे रखा हुआ है, जो लोग बाकी ग्राहकों को जूते और चप्पल दिखाते हैं उनको पैसे देने हैं, फिर आपको बिजली का पैसा देना है। ठीक है, आप लोग बिजली यूज कर रहे हो, फिर उसमें साथ में बिजली के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पंखे हैं, एसी लगा रखा है दुकान पर आपने, तो उसका भी खर्चा आएगा। तो इस तरह के जो तमाम खर्चे आएंगे, है ना, वो एक लेखा वर्ष में आपने कितने खर्चे किए और आपको कितना रेवेन्यू मिला था वो अलग चीज थी। तो जो एक लेखा वर्ष में आपने रेवेन्यू अर्जित करने के लिए, बाकी चीजों के लिए नहीं, जो आपको पैसा कमाना था उसके लिए जो आपने कुछ खर्च किया, उसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्सपेंस बोल देते हैं। अच्छा, अब एक्सपेंस में 2-3 चीजें और भी समझिए। उपयोग की गई परिसंपत्तियों एवं सेवाओं की लागत। ठीक, तो सेवा तो मैंने आपको बोल दिया, जैसे आपने किसी को दुकान पर हायर करके रखा हुआ है तो उससे आप उसकी सेवा खरीद रहे हो, वो ग्राहकों को सामान दिखा रहा है और आपकी दुकान पर दिखा रहे हो तो आप उसको पैसे दे रहे हो, तो आपने उसकी सेवा खरीद ली। परिसंपत्तियों का मतलब क्या हुआ, आपने दुकान में एक पूरा इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, दुकान धीरे धीरे क्या होती जा रही है, पुरानी होती जा रही है। ठीक है, तो जब दुकान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बनी बनाई हैं और वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको रिप्लेस करने के लिए आपको फिर से बनाना पड़ेगा, बिल्डिंग ही पुरानी होती चली आ रही है। कई बार ऐसा शोकेस होते हैं जिसमें अच्छे अच्छे जो आपके यहाँ पर महंगे आइटम्स है वो आप दिखा देते हो, ज्वेलरी की दुकान पर बहुत होता है ऐसा, तो वो जो शोकेस है वो भी आपको नया खरीदना पड़ेगा थोड़े टाइम के बाद। तो वो सारी चीजों में क्या हो रहा होता है, जो भी परिसंपत्तियां जो आपके एसेट्स हैं, परिसंपत्ति मतलब एसेट जिसके हम लोग पहले बात कर चुके हैं, वो धीरे धीरे पुरानी होती जा रही है। क्या होती जा रही है, पुरानी होती जा रही है। अब कोई चीज पुरानी होगी तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कुछ कुछ ऐसे सामान होते हैं कि एकदम नए हैं, जैसे कार के मामले में बोला था कि कार आपने शोरूम से बाहर निकाल ली, उसके बाद से 10-20% कीमत तो ऐसे ही गिर जाती है। मतलब वही गाड़ी ऊपर खड़ी थी, आप बस खरीद करके बाहर लेकर के आ गए तो एकदम से इतना ज्यादा क्या हो जाता है, उसमें मूल्य ह्रास हो जाता है। क्या हो जाता है, मूल्य ह्रास, डिप्रिसिएशन। और वो मार्केट के मतलब अलग अलग तरह के मार्केट से अलग अलग तरह से चीजों को देखते हैं, तो कुछ चीजों में हम एकदम सडन एक पतन मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा कमी हो गई, समझ रहे हैं। बाकी भी आमतौर पर जो भी बिल्डिंग है, मशीन है, किसी की कोई किसी बिजनेस में, तो हर चीज में क्या हो रहा होता है, हर चीज की कीमत घटती चली जा रही होती है। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी, क्या खरीदी, कोई मशीन खरीदी, लेथ मशीन है मान लीजिए। लेथ मशीन में हम लोग बहुत सारी चीजें हैं, जो भी हार्डवेयर का काम होता है, बहुत सारे इसका काम होता है, पानी की मोटर बनवाने का काम है, अलग अलग तरह की चीजों में, उसमें हम लोग कुछ चीजों को जैसे स्क्रू है या कुछ भी है उसको थोड़ा थोड़ा ठीक कर रहे होते हैं, उसका साइज ठीक कर रहे होते हैं। तो वो लेथ मशीन 1 साल में तो खर्च होगी नहीं, 1 साल में हो जाएगी क्या खर्च, मतलब आपने वो मशीन खरीदी और उस मशीन को यूज करके आप उसकी सेवा ले रहे हो। अब वो 1 साल में तो खर्च होने वाली नहीं है, बहुत समय तक चलेगी। तो उसमें हम लोग क्या मानते हैं कि हर साल में उसकी कीमत कुछ कुछ घटती हुई मान लेते हैं। ऐसा नहीं मानते हैं कि जिस दिन खरीदी उस दिन आपने पूरा पैसा लगा दिया, उसके बाद से जिस दिन खराब हो रही है उसी दिन आप उसको एक नुकसान मान रहे हो, ऐसा नहीं है। हम लोग उसको लगातार निरंतर रूप से उसमें कुछ कमी होती जा रही है वो मान लेते हैं। तो वो सारी जो चीजें मानते हैं उसको लोग बोलते हैं मूल्यह्रास, और इसके लिए बहुत ही कॉमन टर्म है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रिसिएशन। तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया डिप्रिसिएशन। ठीक, फिर क्या है, मजदूरी मैंने बता ही दिया, वेतन भी आप दे रहे हो, ब्याज दे रहे हो। यूटिलिटीज, यूटिलिटीज का क्या मतलब होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है पानी का बिल है, ठीक है, एक्सपेंडिचर बिजली का है, जो भी आपको लगातार हमेशा हर जगह पर यूज करनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो वो सारी बिजली और पानी सबसे प्रमुख यूटिलिटी मान लीजिए। आज से थोड़े दिन पहले कम्युनिकेशन में डाकघर को भी यूटिलिटी की तरह माना जाता था, समझ रहे हैं। डाकघर भी एक तरह की आपको क्या दे रही होती थी, सेवा दे रही होती थी। तो वो सारी चीजें आ गई। अच्छा, ये तो हमारा हो गया व्यय। अब व्यय जैसा ही है एक्सपेंडिचर, अंतर नहीं है, लेकिन इसमें देखो क्या है, लाभ, सेवा या संपत्ति प्राप्त करने पर राशि व्यय करना। तो यहां पर भी आप वही कर रहे थे, यहां पर भी आप राशि व्यय कर रहे हो।
थोड़ा सा अंतर क्या आ जा रहा है मेन, कि यहां पर जरूरी नहीं है कि आप 1 साल की बात करो। जब आप 1 साल की बात करते हो तो आप उसको बोलते हो आगम व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या बोलते हो आप? आगम व्यय, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये हो जाता है आपका अगर आपने 1 साल से ज्यादा, जैसे मैंने आपको बोला कि आपने कोई लेथ मशीन खरीद ली या कोई दूसरी ऐसी मशीन खरीदी जिसको आप कई साल तक यूज करोगे अपने व्यवसाय में, तो उसको हम लोग एक संपत्ति मान लेते हैं। वो आपका एक एसेट बन जाता है। क्या बन जाता है? परिसंपत्ति। और उस परिसंपत्ति में निरंतर जैसे जैसे आप उसको उपयोग करते जा रहे हो, जैसे जैसे वो पुरानी होती जा रही है, तो क्या हो रहा है? उसमें एक मूल्य ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है? मूल्य ह्रास। तो डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और ये तब मानते हैं परिसंपत्ति जब आप उसको 1 साल से लंबे समय के लिए यूज करोगे। किसके लिए? 1 साल से लंबे समय के लिए। तब वो क्या हो जाएगी? परिसंपत्ति बन जाएगी। बात समझ में आ गई आपको? और इसमें भी वही है, वेतन यहां पर भी आप देना पड़ेगा। जैसे माल और मशीन की खरीद की आपने, तो एक्सपेंडिचर और व्यय मुख्य रूप से समझ लीजिए कि आप 1 साल से कम में किया तो उसको व्यय बोल दिया। वो भी यहां पर देखिए आगम व्यय है। और यहां पर अगर 1 साल से ज्यादा के लिए आपने कोई पैसा खर्च कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो निवेश हो गया, तो उसको क्या हो गया? उस निवेश से एक परिसंपत्ति क्रिएट हो गई, उससे एक एसेट बन गया। और वो जो एसेट बन गया उसको आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यूज करोगे, तो उसमें आप डिप्रिसिएशन लगा दोगे। जब हम लोग आगे अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें देखेंगे ना, तो डिप्रिसिएशन के बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स आते हैं, सिद्धांत आते हैं, उनकी भी हम लोग बात करेंगे। तो ये हो गया। अभी इसमें कुछ और शब्द हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इससे पहले भी जो हम लोगों ने लिखा हुआ है, चाहे तो आप उसको कॉपी में डायरेक्टली नोट कर लें, और उसको हम लोग नोट्स के फॉर्म में हर वीडियो में जैसे दिया करते हैं वैसे हर वीडियो के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे सीधा सीधा। आप लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पर नोट भी कर सकते हो। यहाँ पर पूरी चीजें नहीं आती है, नोट्स में सारी चीजें मिल जाती है, तो वो ज्यादा व्यवस्थित रहता है। ठीक, तो अगला हमारा शब्द जो आता है वो है प्रॉफिट यानी कि लाभ, और उसके बाद आता है हानि यानी कि लॉस। ठीक है, ये दोनों एक ही जैसे हैं, मिलते जुलते हैं बहुत ही ज्यादा, इसलिए मैंने एक साथ उन दोनों को लिख लिया है। आपकी किताब में आगे पीछे दे रखा है। तो एक वर्ष में जब भी हम प्रॉफिट की बात करते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स बनता है। ठीक है, लाभ और हानि खाता होता है हमारे पास। तो वो अकाउंट 1 साल में जो चीजें हुई हैं उनको देखता है। किसको देखता है? 1 साल में। तो एक वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे प्रॉफिट की बात कर रहे हैं चाहे हम लोग अपने हानि की। और नॉर्मली ये एक वर्ष कौन सा है? एक वर्ष जो लेखा वर्ष है, और वो हमारा वित्तीय वर्ष से मिल जाता है फिर से वही 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ठीक, अब क्या हुआ? इसमें आगम का व्ययों पर आधिक्य। आधिक्य का क्या मतलब हुआ? कि आपको रेवेन्यू मिला, आपने सामान बेचा अपने जूते चप्पल की दुकान पर। ठीक है, कितने का? 5,000 रुपए का। ये आपकी विक्रय आमदनी होगी, बिक्री भी बोलते हैं जिसको, काम आप बोलचाल की भाषा में बिक्री। और व्यय कितना हुआ? आपने सारे खर्चे निकाल लिए, वो आपके हुए 4,000 रुपए। तो आपको जो फायदा हो गया वो कितना हो गया? 1,000 रुपए। ठीक, अब ये तो मैंने एक दिन की बात बताई है, लेकिन जब हम लोग प्रॉफिट लेखांकन में बात कर रहे होते हैं तो पूरे वर्ष में कितने का हुआ? मान लीजिए पूरे वर्ष में ये 5 लाख का हुआ होता। ठीक, और 4 लाख आपको खर्चा हो गया होता, तो 1 लाख रुपए आपका पूरे साल में क्या हो जाता? प्रॉफिट हो जाता। लेकिन मान लीजिए कि किसी साल ऐसा हो गया कि खर्चे हो गए ज्यादा, आगम का व्ययों पर आधिक्य। तभी आधिक्य हो पाएगा ना जब रेवेन्यू ज्यादा है, आगम ज्यादा है। अगर आगम कम हो गया, व्यय ज्यादा हो गया, तो हो जाता है आपको नुकसान। बिल्कुल सेम चीज है। अब व्ययों का आगम पर आधिक्य 1 साल में। अब व्यय में 1-2 चीजें समझिए। देखिए, आगम सामान्यता क्या हो रहा होता है कि कोई भी बिजनेस है, आमतौर पर वो 1 चीज या 2 चीज या 5 चीज बेच रहा होता है। खर्चे बहुत सारे होते हैं, खर्चे बहुत सारे, अब बहुत सारे तरह के होते हैं, ऐसे बोलना चाहिए। मैग्नीट्यूड भले ही कम हो, मैग्नीट्यूड मतलब उसका जो परिमाण है। जैसे समझ लीजिए कि आप जूते चप्पल की दुकान है, फिर से वही उदाहरण ले लेते हैं, तो जूते चप्पल की दुकान में आपको पैसा कब मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ तब जब आप जूते और चप्पल बेचोगे। लेकिन आपके खर्चे क्या होंगे? आपने कितने लोगों को दुकान पर रखा हुआ है, हो सकता है आपको नगर पालिका या नगर निगम को भी एक फीस चुकानी पड़ती हो, है ना। उसके बाद से फिर आपने क्या किया हुआ है, आपको बिजली के जो खर्चे आ रहे हैं वो आप दे रहे हो, फिर कोई चीज खराब हो गई दुकान पर, वो हो गया। और उसको छोड़ करके 2-3 चीजें होती हैं जो बड़ी एक्सेप्शनल होती हैं, एक्सेप्शनल नेचर की होती हैं, कभी कभी हो जाती है, तो लोग उसके लिए इंश्योरेंस लेते हैं। इंश्योरेंस मतलब बीमा कराते हैं। अब बीमा कराओगे तो उसके भी आप प्रीमियम भरोगे, तो वो भी आपकी एक लागत बन जाएगी, तो वो भी व्यय हो जाएगा। और उसी में क्या क्या हो जाता है कि कभी कभी मुद्रा और मुद्रा सम्मूल्यन में हानि हो जाती है। अब चोरी हो गई आपके यहाँ पर, आग दुर्घटना हो गई, आग लगी दुकान में, तो भी आपका नुकसान हो गया। तो अगर आपने बीमा कराया होगा तो आपको कुछ पैसा मिलेगा। बीमा में भी एक सिद्धांत होता है कि जितने का नुकसान हो रहा होता है उतना नहीं मिलता, उससे थोड़ा सा कम ही मिलेगा, तो वहां पर भी नुकसान हो रहा होगा। और साथ में आपने बीमा लिया तो आपने प्रीमियम भी भरा होगा। तो ये सारी चीजें। फिर स्थिर परिसंपत्तियों के विक्रय में हानि। आपने अपने यहाँ मशीन रखी थी कोई, अब वो मशीन 2-3 साल आपने यूज की, उसके बाद आपने इसको किसी दूसरे को बेच दी, तो उसकी काफी सस्ती करके आपको बेचना पड़ेगा।
तो हो सकता है कि उसको बेचने में भी आपको नुकसान हो जाए। तो वो सारी चीजें, तो आप समझ ना कि हानि होने के रास्ते बहुत सारे हैं, इसीलिए रिस्क है, रिस्क ज्यादा है। हानि बहुत सारी तरह से हो सकती है, लाभ आपको कम तरह से हो रहा है, लेकिन लाभ जो कम तरह से हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो सकता है कि आप हर जूते में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो। कुछ हर शहर में हर जगह पर कुछ ऐसी दुकानें होती हैं जिनकी रेपुटेशन बन जाती है और उनकी अपनी ब्रांड बन गई है, तो वो फिर बहुत अच्छा फायदा कमा रहे होते हैं। शर्ट का हम लोगों का एक उदाहरण दे रखा है अर्थशास्त्र की किताब में। एक कॉटन की शर्ट जो है वो बहुत सारी फॉरेन कंपनीज बेच रही हैं, वो 1200 रुपए से कम को आपको नहीं मिलती है एक शर्ट, और उसको बनाने में जो कीमत है सब मिला के वो 70 रुपए के आसपास की आती है। फिर वो मार्केटिंग में खर्चा करते हैं। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स को बनाने में 1 लीटर की जो लागत है 2 रुपए के आसपास की बन रही है। अब 2 रुपए की लागत है और बेच रहे हैं वो आपको 40 रुपए में, तो ये लोग फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने लग जाते हैं। तो भले ही कम जगह से प्रॉफिट आ रहा हो, लेकिन वो इतना ज्यादा आ रहा होता है कि व्यय उसके सामने बहुत छोटे हो जाते हैं। बहुत बड़ी ऐसी कंपनीज बन गई हैं। तो आपको लाभ में और हानि समझ में आई। अब इसमें एक चीज और समझिए, मैंने लिखा हुआ है ओई बढ़ जा रहा है। ओई का मतलब क्या हुआ? ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी का मतलब क्या हुआ कि जो स्वामी है, मालिक, जो भी व्यवसाय का मालिक है, उसकी जो पूंजी है वो बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है भाई, लाभ होगा तो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लाभ है वो एक तरह से उसी की पूंजी में जुड़ गई। और ओनर्स इक्विटी कम कब हो जाएगी? जब आपको हानि हो जाएगी। तो इसमें 2-3 बिंदु वही थे कि एक वर्ष की बात करते हैं हम लोग, पूरे साल में क्या हुआ, और आगम का व्ययों पर आधिक्य है तो लाभ हो गया, और व्ययों का आगम पर आधिक्य है तो क्या हो गया? हानि हो गई। अच्छा, हानि कई तरह से हो सकती है। अब उसके बाद से एक चीज आती है अभिवृद्धि। लाभ और अभिवृद्धि ये भी जुड़े हुए हैं। अभिवृद्धि को हम लोग बोलते हैं गेन, ठीक है। तो लेखांकन में गेन्स बहुत सारी ऐसी चीजों को बोला जाता है जो व्यवसाय से जुड़ी हुई चीजों से हो गई, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस हम लोग एक साल में निकाल रहे हैं, लेकिन गेन क्या हो सकता है? मान लीजिए कि मैं एक डेवलपर हूं। डेवलपर मतलब कौन सा डेवलपर? बहुत सारे अलग अलग तरह के डेवलपर्स होते हैं। मैं एक रियल एस्टेट डेवलपर हूं। रियल एस्टेट डेवलपर का मतलब क्या हुआ कि मैंने बहुत बड़ी जमीन का हिस्सा ले लिया है, अब मैं उसमें बहुत सारे प्लॉट्स बनाऊंगा, रोड्स निकालूंगा, पार्क्स बनाऊंगा, और उसी जमीन के हिस्से में मेरा किसी से झगड़ा चल रहा था कोर्ट में। क्या चल रहा था? न्यायालय में केस चल रहा था। अब वो न्यायालय में केस मैं जीत गया। क्या होगा? केस मुझे जीत गया, तो वो सीधे सीधे मेरा प्लॉट बेचने वाला जो काम है वहां से मुझे पैसा आया करता था, वो पैसा प्रॉफिट मुझे जुड़ेगा, प्रॉफिट में आकर के जुड़ेगा। लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे कि ये गेन हो गया। कैसा गेन हो गया? कि न्यायालय में मैंने केस जीत लिया। अब ये गतिविधि निश्चित रूप से बिजनेस से जुड़ी हुई है, लेकिन ये बिजनेस से जुड़ी हुई आम गतिविधियों में से नहीं है। ये ऐसी चीज है कि कोई अचानक से इक्का दुक्का चीज हो गई। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए कि मेरे पास अभी हमारे यहां पर क्या है, लैंड एक्विजिशन बिल है, तो वो तो अब एक्ट बन चुका है। तो जब कांग्रेस सरकार आई थी तो उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे लोग, जब भारत में किसी की जमीन ली जाती थी, किसी को रोड बनानी है, देखिए देश के आर्थिक विकास के लिए रोड तो बनानी पड़ेंगी, तो कभी रोड बनानी है या किसी दूसरे पर्पस की वजह से आपको जमीन देनी पड़ रही है लोगों की। भट्टा पार्सल, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें बहुत दिन तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला। तो वो सारी दिक्कतें नार हैं गांव वालों से। अगर आप उसकी जमीन ले रहे हो किसी किसान से, तो उसके पास क्या बचा, है ना। तो ये बोला गया कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में कोई जमीन अपनी बेच रहा है और सरकार ले रही है, तो मार्केट रेट के 4 गुने पर लेगी। कितने पर? 4 गुने पर मार्केट रेट का। और अगर शहरों में ले रही है तो 2 गुने पर लेगी। तो अब क्या हुआ, बहुत सारे किसानों को इसका फायदा मिलने लगा, सरकार के लिए कीमत बढ़ गई। अभी हमारे जो दिल्ली है ना, दिल्ली, तो दिल्ली में प्रदूषण बहुत रहता है, तो बहुत सारे ट्रक्स हैं जो रात में दिल्ली से निकला करते थे। तो दिल्ली के पूर्वी तरफ और पश्चिमी तरफ बाईपास बनाया गया है पूरा, जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल रोड है, और यहां से वेस्टर्न पेरिफेरल रोड है। तो अब बहुत सारे ट्रक्स बाहर से होकर के जाने लगे हैं। तो ये जो ईस्टर्न पेरिफेरल रोड बना हुआ है, ये पूरा कंक्रीट का है, और इसको बनाने में जो लागत आई है, वो लागत में सबसे बड़ा हिस्सा जमीन खरीदने का है। पहले वही लागत 10-15% के आसपास रहा करती थी, ठीक है। अब वही लागत जो है वो 60%, 70% तक पहुंच जाती है। तो सरकार के लिए चीजें बनाना डिफिकल्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग को जमीन महंगी खरीदनी पड़ रही है सरकार की तरफ से, देखोगे, लेकिन गांव वालों को तो फायदा हो रहा है। तो अब ऐसे समझ लीजिए कि आप बिजनेस कर रहे थे और उसी के बगल से एक रोड का मैप आ गया कि यहां से तो नया एक्सप्रेसवे बनेगा, तो आपकी जो भी संपत्ति उसकी कीमत बढ़ गई अचानक से, तो वो भी क्या हो गई? अभिवृद्धि हो गई। क्यों? क्योंकि वो सीधा लेना देना, मतलब बिजनेस से जुड़ा हुआ है, आपके बिजनेस की जमीन ही बढ़ रही है, लेकिन वो जो चीजें आ रही है वो कई बार डायरेक्टली सीधे तौर पर जुड़ी हुई नहीं है, उनसे भी हमें क्या हो जाता है? गेन हो जाता है। ठीक ऐसे ही आपकी कोई और मशीन है, जैसे कई बार क्या होता है, एक अमेरिका में एक शो आता है, कार्स के बारे में एक इंसान ने बात करता है, ठीक है, और वो बहुत सारी अलग अलग तरह की कार्स रखा करते हैं, और वो
क्या करते हैं कि बहुत बार बहुत पुरानी कार हो जाती है ना, उसको जितनी उसकी वास्तविक कीमत थी उससे भी ज्यादा पर खरीदी जाती है। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि उसमें एक तरह की वो निशानी वाली वैल्यू आ जाती है। निशानी समझ रहे हैं कि अरे ये हमारे दादा की निशानी है, तो समझ रहे, जहां पर भावनाएं जुड़ जाती हैं वहां पर पैसे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे ही कि अरे ये 1910 में गाड़ी चला करती थी और इस पर वायसराय साहब निकला करते थे, तो वो गाड़ी की नीलामी होती है, तो उसकी जो वास्तविक कीमत है उससे भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि कई बार आप पुरानी चीजों को लेकर के, ऐसे आपकी कोई मशीन निकल करके आ गई, तो कई बार बिजनेस करते करते उन्हीं में जुड़ी हुई कुछ चीजों से अचानक से फायदा हो जाता है, जो बिजनेस की सीधे संबंधित काम है, जो आप चीजें बेच रहे हो, जो सेवाएं बेच रहे हो, उनको छोड़ करके भी बाकी चीजों से भी फायदा हो सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? गेन्स बोलते हैं, अभिवृद्धि बोलते हैं। और अगर एक वर्ष में हम निकालेंगे ना, देखिए जब प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं तो जो गेन हो रहा होता है ना अलग से, उसको भी हम लोग अपने वर्ष के प्रॉफिट में इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन गेन में क्या है कि थोड़ी सी प्रवृत्ति अलग तरह की होती है। ठीक, तो ये शब्द हम लोगों ने देख लिए। इसी में 8 शब्द करीब और हमारी किताब में दे रखे हैं, जिनको हम लोग अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और वहां से आपकी सारी चीज समझ में आ जाएगी कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। देखिए मैं आपको इतना आराम से समझा रहा हूं ना, एक बार ये सारी चीज समझ लोगे, फिर बेस बन रहा है यार, अभी हमारी नींव बन रही है, नींव मजबूत होती चली जाएगी, फिर आगे आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के नोट्स हर वीडियो की तरह आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।